हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 जेनरिक कोर्स का 16th लेक्चर है। और ऐसे तो हमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करना था एलिप्टिकल एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बट का एनालिसिस। लेकिन एनालिसिस करने के पहले हमें दो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना होगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। निकोल प्रिज्म एंड क्वार्टर वेव प्लेट्स, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, तो मतलब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं पोलराइज्ड लाइट का, तो आपको निकोल प्रिज्म और क्वार्टर वेव प्लेट का यूज़ करना होता है। तो एनालिसिस के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं निकोल प्रिज्म और क्वार्टर वेव को इन शॉर्ट आपको समझाता हूँ। ठीक है, हम उतने ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमें एनालिसिस के दौरान ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकोल प्रिज्म पे आते हैं। तो निकोल प्रिज्म बेसिकली क्या है? एक डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, बेसिकली कैल्साइट क्रिस्टल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? ये कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है। ये मैंने लिख दिया, इट इज़ मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल। अब देखिए, इसमें ढेर सारे पॉइंट है कि कैल्साइट क्रिस्टल को आप कैसे बनाते हैं, उसमें एंगल देखा जाता है, क्या फेस होगा। तो हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन के पार्ट के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें एनालिसिस के दौरान। और एज ए फुल एज एक क्वेश्चन के रूप में आपके पास ये नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में ये निकोल प्रिज्म या क्वार्टर वेव प्लेट नहीं लिखा हुआ है। तो इसके कंस्ट्रक्शन की चर्चा हम नहीं करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, इतना जानना है कैल्साइट क्रिस्टल। और कैल्साइट क्रिस्टल जैसे मैं कह रहा हूँ, आपके दिमाग में पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए कि कैल्साइट क्रिस्टल क्या है? डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल है। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होता है कि अगर रे इस क्रिस्टल पे इंसिडेंट करेगा तो दो रिफ्रैक्टिंग रेज या वेव्स वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक रे अगर किसी मीडियम में इंसिडेंट करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, इंसिडेंट करेगा तो एक रिफ्रैक्टेड रे होता है। इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। बट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल की स्पेशल प्रॉपर्टी है, जो मैं लास्ट लेक्चर्स में और उसके पीछे वाले लेक्चर्स में हम चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। तो एक रे इंसिडेंस कर रहा है और उसके दो रिफ्रैक्टिंग रेज या वेव्स आ रहे हैं, तो वो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हो गया। और उस पर भी ये नेगेटिव टाइप ऑफ क्रिस्टल है। अब नेगेटिव क्यों है ये आपको बता चुके हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो अब डिटेल में नहीं जाते हैं हम उसके। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि जो दो रे या दो वेव हमारे पास बनेंगे रिफ्रैक्शन का, तो निकोल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होगा कि उसमें से एक वेव इलिमिनेट कर दिया जाएगा। दो वेव बन रहे हैं, दो वेव कौन कौन से बन रहे थे? एक था ऑर्डिनरी वेव या ऑर्डिनरी रे, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम क्यों ऐसा है इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। ऑर्डिनरी वेव या ऑर्डिनरी रे इसलिए कहते हैं कि वो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। और ऑर्डिनरी रे के लिए कैल्साइट या क्रिस्टल के अंदर वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए जो क्रिस्टल के अंदर है वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ नोट करते हैं। देखिए, तो इसमें दो रे आपके पास आए, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में से एक जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब कैसे एलिमिनेट होगा वो हम समझाएंगे आपको। पहले ये क्लियर हो जाए दो पॉइंट। पहला पॉइंट है कैल्साइट क्रिस्टल, और जैसे हम कैल्साइट क्रिस्टल का नाम ले रहे हैं कि कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ है, वैसे ही ये हो गया कि जो रे इंसिडेंट कर रहा है इस पर, अगर कोई लाइट वेव या लाइट अब इंसिडेंट कर रहा है कैल्साइट पे, तो वो दो रे में ब्रेक होगा, मतलब दो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगा। और एक रे उनमें से जो ऑर्डिनरी रे जनरली होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन होना चाहिए, गलती लिख रहा हूँ, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वन ऑफ द रे इज लिमिटेड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम समझते हैं कैसे होता है। पहले तो फिगर देखिए। ठीक है, अभी हम इसको, अब इस पार्ट को, इसको मैं ढक देता हूँ। ये मैंने अभी कर दिया। ये मेरा निकोल प्रिज्म है। ठीक है, एक सिंबॉलिक निकोल प्रिज्म ले रहे हैं, इस पर कंस्ट्रक्शन ढेर सारी चीज़ इधर दिखाना था, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ।
और ये जो लेयर है इसको कहते हैं कनाडा बल्जम, प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी हो, इसका नाम है, स्पेलिंग यही है, कनाडा बल्जम। ये पर्टिकुलर लेयर जो है, ठीक है, ये लेयर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे की वजह के लिए जो क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम होगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए जो क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, म्यू कनाडा बल्जम के लिए CB करते हैं, ये म्यू O से कम है और म्यू E से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैज़ाट क्रिस्टल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बल्जम layer, and refractive index of calcite crystal for ordinary ray is greater than refractive index of Canada Boston layer। तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहला कंडीशन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि रे है वो रेयरर आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। तो ये रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका वाला देखिए, ये इस कंडीशन के लिए ये डेंसर है और ये रेयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में वेव को हम ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे एंगल पे इंसिडेंस करेंगे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। उस केस में ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रे इधर आ जाएगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो कंडीशंस लागू नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, तो इसलिए वो ट्रांसमिट करेगा। तो ये हो गया आपका कि निकोल प्रिज्म में आपके पास जब अनपोलराइज्ड लाइट हमने यहाँ पे फॉल किया, अनपोलराइज्ड लाइट दो रेज में वो ब्रेक हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी रे। और इसके बारे में जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों देखिए, ये एरो क्या है ये बता दीजिए, दोनों प्लेन पोलराइज्ड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव और ये ऑर्डिनरी वेव या रे, जो भी वेव कहिए रे कहिए जो भी है, दोनों प्लेन पोलराइज्ड है। ठीक है, लेकिन जो इनका वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए पैरेलल टू दिस क्रिस्टल सरफेस है या अलॉन्ग क्रिस्टल सरफेस है, और ऑर्डिनरी रे के लिए परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल सरफेस। मतलब आपस में इन दोनों का जो वाइब्रेशन का प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ये हो गया कि अनपोलराइज्ड लाइट आपने लिया, एक रे एलिमिनेट हो गया, एक रे बचा, और कैसा बचा? प्लेन पोलराइज्ड। तो आप निकोल प्रिज्म को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये प्रोडक्शन के लिए भी काम आया और साथ में ये डिटेक्शन या एनालिसिस के लिए भी काम आएगा। तो कैसे काम आएगा? सो देखिए, जो आपने अनपोलराइज्ड लाइट लिया उससे एक पोलराइज प्लेन पोलराइज लाइट आपको ट्रांसमिट हो रहा है निकोल प्रिज्म को पार करके। अब आप क्या करते हो, आपको पता करना है कि ये प्लेन पोलराइज्ड ही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक निकोल प्रिज्म और यहाँ पे इसके सामने रख दिया। ठीक है, तो एक निकोल प्रिज्म यहाँ है जिससे कि रे आप आ रहा है, अनपोलराइज्ड हो, रे इंटर किया और प्लेन पोलराइज रे जिसको हम कह रहे हैं मान लीजिए कि निकला है। अब हम प्लेन पोलराइज है कि नहीं उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये वाला हो गया आपका पोलराइज़र, इसका नाम हम रख देंगे, ये पोलराइज़र हो गया, और ये हो गया एनालाइज़र। ठीक है, अब ये रे जब ये डिपेंड किस बात पे करेगा, देखिए इसका जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है और इसका जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, दोनों अगर पैरेलल हो या एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन और एक्सिस ऑफ दोनों पैरेलल होंगे, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन दोनों के, तो आपके पास ई रे जो है
इसका नाम हाँ ई के लिए हम कर देते हैं ई रे, यहाँ भी लिखते हैं ई रे है, ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और ये ओ रे है, मतलब ओ मतलब ऑर्डिनरी रे, ठीक है, इसको यहीं लिख देते हैं, ये ऑर्डिनरी रे, ओ फॉर ऑर्डिनरी रे, ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो ओ खत्म हो गया है, ई बचा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक लॉ है मालस, ठीक है, मालस लॉ। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो मालस लॉ क्या देता है कि अगर एक प्रिज्म निकोल प्रिज्म से आपका लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट आ रहा है, और दूसरा निकोल प्रिज्म कर रहे हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस की मान लीजिए अगर एक एक्सिस ऐसा है तो इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेटिंग है, रोटेट, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक टाइम में इंटेंसिटी इसका ज़ीरो होगा और एक टाइम में फिर चेंज करते हुए मैक्सिमम जाएगा, फिर घटते हुए ज़ीरो आएगा, फिर मैक्सिमम जाएगा, इस तरह से चेंज होगा। ऐसा क्यों होता है? तो मालस लॉ क्या कहता है, मालस लॉ जो है देखिए, ये जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगा फाइनल, मतलब रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से निकलने के बाद, वो किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ से जो वेव निकल रहा है ये आई जीरो इंटेंसिटी लिए इसका, और पोलराइजर और एनालाइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच के एंगल का कॉस का स्क्वायर पे। अब ट्रांसमिशन एक्सिस कौन सा होगा, तो देखिए ट्रांसमिशन एक्सिस वो एक्सिस है जो इस लाइट वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये अगर प्लेन पोलराइज्ड है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जो आपका एक्सिस होगा वो कहलाएगा इसका ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है। तो दोनों ट्रांसमिशन एक्सिस देखिए पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम आपका इंटेंसिटी होगा, क्योंकि दोनों जब पैरेलल होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो वन होगा, तो आई इक्वल टू आई ज़ीरो हो गया, ठीक है, मैक्सिमम होगा। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हुआ, देखिए एक बात आपको बता दें कि ट्रांसमिशन, लाइट अगर ऐसे जा रहा है, देखिए लाइट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है का वाइब्रेशन हो रहा है, उस डायरेक्शन में जो एक्सिस ले रहे हैं वो आपका ट्रांसमिशन एक्सिस, लाइट ऐसे जा रहा है मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस आपकी लाइट प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों प्लेन जो पोलराइजर एनालाइजर का के ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल है वो थीटा है। अब थीटा का वैल्यू अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों प्लेन अगर ये परपेंडिकुलर हो गए, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 ज़ीरो, मतलब यहाँ पे ज़ीरो दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी जो का वेरिएशन यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगा ज़ीरो, ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर ज़ीरो मैक्सिमम ऐसे वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये प्लेन पोलराइज लाइट, अगर ऐसा वेरिएशन नहीं है मतलब प्लेन पोलराइज नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको पैरेलल का केस दिखाया था और ये परपेंडिकुलर वाला केस दिखाया है। यहाँ पे क्या है, ये भी आपका ओ रे की तरह बिहेव करेगा और ये कट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जीरो इंटेंसिटी आ जाएगा, कोई इंटेंसिटी नहीं आ रहा है जब दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन आ रहा है, और जब पैरेलल है तो ये कंडीशन आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वार्टर वेव प्लेट पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वार्टर वेव प्लेट भी जो है वो कैल्साइट क्रिस्टल का ही बना होता है, मतलब कि जो क्वार्टर वेव प्लेट है वो भी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल का ही बना होता है, ठीक है। डब्ल्यू रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल मतलब कैल्साइट क्रिस्टल नेगेटिव टाइप का कंसिडर कर रहे हैं तो क्वार्ट्ज का भी हो सकता है, कैल्साइट क्रिस्टल का भी हो सकता है, हम यहाँ का कैल्साइट पे फोकस कर रहे हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल का बना होता है, कैल्साइट क्रिस्टल में वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे रे आपका इंसिडेंस कर रहा है और नॉर्मल रे आपका सरफेस के नॉर्मल है, तो आपका दो रे बन रहा है, ई रे और ओ रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे। अब इसमें पर्टिकुलर बात क्या होती है, विशेष जो क्वार्टर वेव प्लेट में होता है, तो इस तरीके से ये बना होता है कैल्साइट क्रिस्टल से कि जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच में एक
पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितने का, पाथ डिफरेंस के टर्म में बोले तो λ/4 का पाथ डिफरेंस, या फेज डिफरेंस के टर्म में बोले तो π/2 का फेज डिफरेंस इनकॉर्पोरेट करता है। तो क्वार्टर वेव प्लेट क्या है, जो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के बीच एक्स्ट्रा π/2 का फेज इनकॉर्पोरेट करता है या एक्स्ट्रा λ/4 का पाथ इनकॉर्पोरेट करता है, वो आपका क्वार्टर वेव प्लेट्स हो गया। इसी को हम लिखते हैं, उसी पॉइंट को हमने लिखा है कि इट इज़ मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल, और ऐसा बना होता है कि इट इनकॉर्पोरेट्स ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 और पाथ डिफरेंस ऑफ λ/4 बिटवीन ओ रे एंड ई रे। जब कैल्साइट क्रिस्टल आया तो आपका डबल रिफ्रैक्शन आ ही जाएगा, डबल रिफ्रैक्शन मतलब ओ रे ई रे हो रहा है। अब कैल्साइट क्रिस्टल क्वार्टर वेव प्लेट ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे आप ओ रे और ई होगा उसके बीच में एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस π/2 का इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है। क्वार्टर वेव प्लेट्स मतलब इसका ही काम है, दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस या λ/4 का पार्ट डिफरेंस दोनों से ही इनकॉर्पोरेट करता है। अब हम लास्ट लेक्चर में एक चीज़ को बताया था मैंने कि अगर कैल्साइट क्रिस्टल जो है, कैल्साइट क्रिस्टल आप जैसा ले रहे हैं कि उसका ऑप्टिक एक्सिस जो है अलग द सरफेस है और एक पोलराइज लाइट उसके परपेंडिकुलर है, लास्ट लेक्चर का आप देख सकते हैं। क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल ऐसा ले रहे हैं कि उसका ऑप्टिक एक्सिस उसके सरफेस के अलोंग है, मतलब पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल है। कैल्साइट क्रिस्टल ऐसा ले रहे हैं कि उसका कट ऐसे किए हैं सरफेस को कि ऑप्टिक एक्सिस उसके सरफेस के अलोंग या पैरेलल है, और इंसिडेंट लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है वेव, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। तो ई रे और ओ रे, लास्ट लेक्चर आप उलट के देखिएगा कि ई रे और ओ रे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस आ जाता है। क्या है, आपको पिछले लेक्चर से आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार पिछला वीडियो देखिएगा जाके, कि अगर कैल्साइट क्रिस्टल जो है, ये मैंने दिखाया था आपको ये डायग्राम, और ऑप्टिक एक्सिस है कैल्साइट क्रिस्टल, कैसे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, पैर बना हुआ है, और यहाँ से प्लेन वेव आया था सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। ये भी सेम केस यहाँ भी है, इस रफ बना रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या था कि आपके पास जो ऑर्डिनरी रे है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर दोनों के बीच एक, चूँकि वेलोसिटी क्रिस्टल के अंदर दोनों का डिफरेंट है, तो दोनों के बीच एक फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ऑर्डिनरी रे जो आ रहा है वो ये सर्कुलर था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये आपका इस टाइप का ग्राफ था, ये ऐसे गया था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी था। तो इन दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इसके थिकनेस पे, क्रिस्टल के थिकनेस पे। और मैंने लास्ट टाइम आपको निकाल के दिखा दिया था कि उसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस होगा, तो जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है, मतलब इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, ऑप्टिक्स में कई बार हम निकाल चुके हैं कि इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ डिफरेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ 2 है, ऑर्डिनरी लाइट का है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट का है। और आपको ये भी याद होगा कि नेगेटिव टाइप ऑफ क्रिस्टल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑर्डिनरी रे का वो ज़्यादा होगा, तो हम पाथ डिफरेंस क्या लिखते हैं, डी इंटू म्यू ओ माइनस म्यू, ये आपका पाथ डिफरेंस हो गया। अब क्वार्टर वेव प्लेट करता क्या है, क्वार्टर वेव प्लेट में थिकनेस ऐसा आपको लेना है कि दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो λ/4 का है। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, थिकनेस आप ऐसा लेंगे कि λ/4 का पाथ डिफरेंस आएगा, ये डी म्यू नॉट माइनस म्यू। तो ये आप डी के टर्म में अगर आप लिखते हैं तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा λ/4 म्यू नॉट माइनस म्यू। तो ये आपका हो गया कि हम थिकनेस इस तरीके से लिया गया है कि कैल्साइट क्रिस्टल जैसे आपका रे इंसिडेंट करेगा तो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे के बीच एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इंक्लूड कर देगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर रे पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड है, अगर प्लेन पोलराइज्ड आ रहा है, प्लेन पोलराइज्ड है मतलब आपके पास दोनों के बीच का जो फेज है वो पाई का फेज है। आपको मैंने दिखाया था लास्ट लेक्चर में कि दो सुपरपोज कर रहे हैं दो लिनियरली पोलराइज्ड लाइट, तो अगर प्लेन पोलराइज बन रहा है दोनों के बीच का आपका एंगल जो है पाई का होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। और
जब वो पार करेगा और एक्स्ट्रा फेज आपके पास या पाई/2 का फेज इसमें डालेंगे, तो एक्स्ट्रा पाई/2 का डालेंगे तो क्या होगा, इलिप्टिकली पोलराइज में चेंज हो जाएगा। और अगर इलिप्टिकली या सर्कुलरली पोलराइज आ रहा है तो एक्स्ट्रा फेज पाई/2 का डालिएगा तो आपका प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसी फैक्ट को हम एनालिसिस के दौरान यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे, और एक बस इसी चीज़ को हम एक लाइन लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, उसके बाद फिर इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कि प्लेन पोलराइज डायट अगर होगा और ये क्वार्टर वेव प्लेट से अगर पार कर रहा है, क्वार्टर वेव प्लेट से अगर पार कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आफ्टर ट्रांसमिशन इलिप्टिकल पोलराइज या सर्कुलरली पोलराइज डायट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अगर इक्वल है तो सर्कुलरली पोलराइज होगा, अनइक्वल है तो इलिप्टिकली पोलराइज होगा। और सिमिलर अगर उल्टा हो रहा है, इलिप्टिकली या सर्कुलरली पोलराइज है, फिर ये पार कर रहा है तो प्लेन पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि पाई/2 इसमें फेज होता है पाई/2 का, पाई/2 एक्स्ट्रा आएगा तो पाई का फेज आएगा, पाई का फेज का मतलब प्लेन पोलराइज हो जाएगा। तो दोनों ही केस पॉसिबल हैं। ठीक है, और इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के एनालिसिस में। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम इसके एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके।